नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल अंबिका वीर में। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूँ जो मैंने अब तक सीखा है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, और ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 में श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी समझ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे इसके और जो आगे मतलब क्या क्या इसमें है। ठीक है, पावर शेयरिंग में पहले भी बता चुकी हूँ। पावर यानी कि शक्तियों और शेयरिंग का मतलब बंटवारा। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा यानी कि इसे कहते हैं, हिंदी में बोलते सत्ता की साझेदारी, सत्ता का बंटवारा। ठीक है, सत्ता यानी कि शक्तियों का बंटवारा। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी, छोटा सा निवेदन करूंगी कि अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो हम देख चुके हैं बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण देख के। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या देखा कि जो बेल्जियम था, वहाँ पे जो बेल्जियम की सरकार थी उसने बहुत अच्छे से कदम उठाए, जिसे मतलब कि सत्ता में बंटवारा किया, सत्ता की साझेदारी की। इसीलिए वहाँ पे कोई भी मतलब टकराव नहीं उत्पन्न हुआ। और जबकि हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में बिल्कुल इसके विपरीत हुआ, क्योंकि वहाँ की सरकार ने क्या किया कि एक समुदाय को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, कह रहा है सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर क्या हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। यानी कि अगर राजनीतिक व्यवस्था का स्थायित्व रखना है तो उसमें सत्ता का हमें बंटवारा कर देना चाहिए। सत्ता में हर किसी को हिस्सा दे देना चाहिए। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यक का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर ये बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। यानी मतलब इसका कोई ये नहीं कि बहुसंख्यक से सिर्फ अल्पसंख्यक ही परेशान हो रहे, बल्कि बहुसंख्यकों से बहुसंख्यक भी मतलब बर्बाद हो सकते हैं। उनका एक अलग भी प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। कैसा? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और वह बात कहीं ज्यादा गहरी है। यानी जो सत्ता की साझेदारी है वह दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। अगर आ जाए कि जो लोकतंत्र की आत्मा है, सत्ता की साझेदारी क्या है, तो लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। यानी कि अगर हम सत्ता में बंटवारा कर दें, सत्ता को मतलब सत्ता की साझेदारी कर दें, तो इससे हमारी जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो ठीक चलेगी। ठीक है, फिर कह रहा है लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। लोकतंत्र का यही मतलब होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। यानी सभी जो समूह है वो शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, सबकी भागीदारी हो। ठीक है, और इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपूर्वक कह सकते हैं और दूसरे को नैतिक तर्क। ठीक है, युक्तिपरक क्या? यह समझदारी, युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि जो नैतिक तर्क है वो सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। तो ये तो खैर थोड़ी हमारी मतलब ये था कि सत्ता का जो बंटवारा है, सत्ता की जो साझेदारी है, मतलब कि सत्ता का हिस्सा हर किसी को देना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी के रूप। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहला सत्ता की साझेदारी के रूप, यानी कि जो सत्ता
सत्ता की साझेदारी, सत्ता का जो बंटवारा है उसके रूप बात करेंगे। तो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। मतलब क्या, कौन सी धारणा थी कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, यानी जो राजनीतिक पावर्स है, जो पॉलिटिकल पावर है, उनको बांटा नहीं जा सकता। तो इसी धारणा के विरुद्ध, ठीक है, इसी धारणा के विरुद्ध, इसी धारणा के खिलाफ सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था कि मतलब सत्ता को बांटा जा सकता है। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू कर पाना संभव नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सारी शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। अगर हम ये मतलब अलग अलग बांट देंगे तो अलग अलग अगर सबको मतलब शक्तियां बिखेर देंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि तुरंत फैसला नहीं ले पाएंगे और उन्हें संभव भी मतलब लागू करना भी संभव नहीं हो पाएगा। कैसे, अगर मान लीजिए जैसे कोई भी कानून पारित होता है, कोई भी कानून आता है तो उसमें क्या होता है कि सरकार, जो हमारी केंद्र सरकार, उसका डिसीजन अलग हो और राज्य सरकार का अलग हो, इस प्रकार से जो मतलब नीचे जो है, ठीक है, उनका अलग हो। तो इस प्रकार क्या होगा कि अलग अलग शक्तियाँ बिखरी हुई हैं, तो वहाँ पर फैसला लेना मतलब तुरंत फैसला लेना थोड़ा नहीं हो पाएगा, तुरंत फैसला नहीं ले पाएंगे वहाँ पे, और उन्हें लागू भी करना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पर हर किसी का मत अलग अलग होगा। इसलिए कह रहे हैं कि सत्ता का जो बंटवारा है वो नहीं, मतलब सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के पास ही रहनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें क्या होती, शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। तो देखिए, यहाँ पर जो शासन बताया गया है उसके अंग, ठीक है, शासन के विभिन्न विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि जो इसमें सरकार है उसके जो विभिन्न अंग हैं वो एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी एक अंग सत्ता का यानी कि पावर्स का असीमित उपयोग नहीं कर, अपनी पावर ज्यादा नहीं दिखा सकता, ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का जो मतलब संतुलन है वह बनता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि जो हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। जो कार्यपालिका है वो किसके अधीन कार्य करती है, संसद के। लेकिन न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर जो कार्यपालिका है मतलब जो कार्यपालिका है वह न्यायपालिका की नियुक्ति करती है, पर न्यायपालिका जो है वही कार्यपालिका पर अंकुश रखती है। कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है क्या, न्यायपालिका। कौन सी, न्यायपालिका। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। शासन के 3 अंग, शासन के 3 अंग कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक है कार्यपालिका, एक है विधायिका और एक है न्यायपालिका। वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इसी को हम कहते हैं क्षैतिज वितरण, इसी को क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण। और उसके बाद में अगर हम देखें
तो हमारा आता है फिर दूसरा, जो सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। यानी कि पहले क्या था, जो क्षैतिज वितरण था वह एक ही स्तर पर था, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अलग अलग स्तर हो, ठीक है। तो कैसे, पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार, यानी कि जो पूरे देश की सरकार होती है उसे हम संघ सरकार बोल सकते हैं या केंद्र सरकार बोल सकते हैं। प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम क्या कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है तो वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, कौन सा हमने पढ़ा पहले, क्षैतिज वितरण यानी कि एक ही स्तर वाला। कैसा, एक ही स्तर वाला हमने पढ़ा, एक ही स्तर वाला। अब हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर। क्या पढ़ेंगे, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर होता है स्टाइल से, मतलब कि उच्चतर से निम्नतर, उच्चतर से निम्नतर। सबसे पहले केंद्र सरकार, सबसे पहले केंद्र सरकार, उसके बाद में हम बात करें तो राज्य सरकार, और फिर आती हमारी जो नगर पालिका हो गई, पंचायतें हो गई, ठीक है, इन इकाइयों की सरकार यानी कि नीचे स्तर। तो उच्च से लेकर नीचे स्तर की सरकार यानी कि अलग अलग स्तर की सरकार है। तो ये हमारी जो हो गई, ये हो गई, तो ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर वितरण, और वो था क्षैतिज वितरण। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। मतलब जो कुछ देश के संविधान है, ठीक है, उनमें इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से जो कमजोर समुदाय है उनमें महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, ठीक है। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के लिए चुनाव का विकल्प जरूर होना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा रखती हैं। सत्ता के लिए क्या करती हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता क्या है, प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता जो है वो बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। यानी जो सत्ता है वह बारी बारी से अलग अलग विचारधारा सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर क्या करती हैं, चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में हम पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझे। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती, किन्हें, अल्पसंख्यक समुदाय को, ठीक है।
सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरीकों पे हम इकाई मतलब 2 में चर्चा करेंगे। व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखिए। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे जो राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन की जो मतलब हमारा चैप्टर इकाई 3 है उसमें, ठीक है। और इसमें हमने देखा जाए मैनरी क्या देखा, मैनरी हमने देखा कि जो सत्ता है वह उसका क्षैतिज वितरण को देखा, ठीक है। क्षैतिज वितरण मतलब एक ही स्तर पर, ठीक है, एक ही स्तर पर और मतलब एक ही स्तर पर शक्तियों का बटा होना। और फिर हमने देखा एक ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण यानी कि उच्चतर से लेके निम्न तक, उच्चतर से लेके निम्नतर स्तर की, ठीक है, उच्चतर से निम्नतर स्तर की सरकारें कौन कौन सी, एक मतलब इधर हमारी हो जाएगी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अगर हम बात करें उच्चतर से निम्नतर यानी कि अलग अलग स्तर की सरकार, तो वह केंद्र सरकार हो गई। और फिर उसके बाद में राज्य सरकार, केंद्र से नीचे राज्य सरकार, और फिर हमारी आती है जो हमारे जो स्थानीय मतलब नगर पालिका हो गई, ठीक है, इस टाइप से। तो मैं इस चैप्टर में यही था कि जो सत्ता की साझेदारी है, ठीक है, वो क्यों जरूरी है, क्योंकि मतलब हमारा जो सत्ता की अगर हम सत्ता का बंटवारा कर दें तो जैसे कि श्रीलंका में हालात हुए वैसे हालात देखने को नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी पूरा होता है और हम मिलेंगे अब अगले चैप्टर के साथ। और आप सभी से एक छोटा सा निवेदन कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।